दुल्हन का बक्सा खुलते ही उसमें रखे उस पुराने कपड़े को देखकर सब परेशान हो रहे थे। यह क्या है? दुल्हन के बक्से में फालतू की चीज़ें कौन डालता है भला? दुल्हन यानी कि मैं। ये मेरे बचपन के कपड़े हैं जो मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया था। बेकार चीज़ नहीं है। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी। अच्छा, तो तुम्हारी चाची ने मायके से तुम्हारी बचपन की निशानी भेजकर तुम्हारी यादें भी मिटा देना चाहते थे क्या? कुछ रिश्तेदार आपस में बोलकर हंसने लगे। अपना बक्सा मैंने खुद ही पैक किया था, मेरी चाची ने नहीं। मेरी बात सुनकर सबकी हंसी तो थम गई, पर सब दबी जुबान से यही कह रहे थे कि दुल्हन तो बड़ी मुंहफट है। नए में ही इसका मुंह सुरसा की भांति खुल गया है, तो आगे क्या होगा राम जाने। माँ तो रही नहीं जो इसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करे, इसलिए तो चाची से भी इसकी बनती नहीं। इस वजह से इसने अपना बक्सा खुद ही तैयार किया होगा, तभी तो पुराने और बेकार कपड़े अपने बक्से में डालकर लाई है। इस कपड़े में मेरी बचपन की यादें बसी है, आप नहीं समझोगे। कहते हुए मैं सुबकने लगी और उस नन्हे फ्रॉक और स्कर्ट को अपने सीने में लेकर भींच लिया। उस कपड़ों ने मेरे बचपन की यादों में डुबो दिया था। बेहद बातूनी थी मैं, और ठीक इसके उलट धीर गंभीर शांत स्वभाव के मेरे बड़े भैया। स्कूल से आते ही मैं दिन भर का ब्यौरा अपनी माँ को सुनाती, फिर उन्हीं सब बातों का पिटारा अपनी दादी के सामने खोलकर रख देती थी। पापा भी मेरी बातें बहुत धैर्यपूर्वक से सुना करते थे। उस दिन भी वैन वाले अंकल ने मुझे घर लाकर छोड़ा था, पर अपनी बाहें फैलाए स्वागत करने वाली मेरी माँ वहाँ नहीं थी। हैरानी के साथ साथ अपनी माँ से बहुत नाराज थी मैं। मायूसी भरे कदमों से धीरे धीरे मैंने घर के अंदर प्रवेश किया। वहाँ सामने ही मुझे दादी मिल गई। माँ, मुझे लेने गेट तक क्यों नहीं आई दादी? मैंने ठुमकते हुए पूछा। प्रत्युत्तर में दादी बस धीमे से मुस्कुरा कर रह गई। आ बैठ, तुम्हारे जूते मोजे उतार दूँ, तब जाकर मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लेना, दादी ने मुझसे कहा तो मैंने फिर से उनसे वही सवाल दोहराया। माँ कहाँ है दादी? उन्होंने सांकेतिक भाषा में माँ के सामने की ओर इशारा किया। वहाँ जाकर देखा तो माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी और पापा उनके पास ही चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। आ गई मेरी लाडो, माँ ने कहा और धीरे से उठकर बैठने लगी। लेटी रहो, तुम्हें अभी उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके कपड़े बदल देता हूँ, पापा ने कड़ी आवाज़ में कहा। क्या हुआ माँ को? माँ क्यों नहीं उठ सकती पापा? मैंने रुआंसा होकर पूछा। अभी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उन्हें आराम करने दो बेटा, पापा ने कहा। तो मैं माँ की ओर लपकी। देखो बेटा, जरा संभल कर माँ के पास जाना, उसे जोर से हिलाना डुलाना मत। पापा के इतना कहते ही मेरी रुलाई जोर से फूट पड़ी। फिर माँ ने मुझे इशारों से अपने पास बुलाया। मैं कितनी देर तक माँ के पास बैठी सुबकती रही। माँ मुझे हौले हौले सहलाती रही। मेरी समझ से परे था कि आखिर माँ को हुआ क्या है। तुम्हें क्या हुआ है माँ? मैंने अपनी रुलाई दबा कर पूछा। बस थोड़ी सी थकान है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, माँ ने जबरन मुस्कुराने का प्रयास किया। माँ के कहे अनुसार मैं उनके ठीक होने की राह ताकती रही, पर मेरे इंतजार के पल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छुट्टी के बाद स्कूल वैन से उतरकर सुनी आंखों से माँ की राह तकना, फिर बूझे मन से घर के अंदर प्रवेश करना, यही नियति बन गई थी। मेरी माँ को सामने ना पाकर मेरी चपलता धीरे धीरे कम होने लगी थी। अपने जूते मोजे खुद से खोलना भी सीख गई थी। मैं अब माँ की जगह बिमला काकी मुझे खाना परोस कर देती थी। अब मैं भी पहले की तरह दादी को अपने स्कूल के किस्से कहानियाँ नहीं सुनाया करती थी। अब मैं खेलने कूदने बाहर भी नहीं जाया करती। मेरी बचपन की सहेली रूही, जिसका घर मेरे पड़ोस में ही था, उससे भी नहीं मिला करती थी। फुर्सत पाकर मैं बस माँ के पास ही बैठी रहती। मेरी आंखों में बस एक ही सवाल बसा था, माँ तुम्हारी तबीयत
कब सुधरेगी। माँ अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। पापा भी पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे। भैया भी पहले से और अधिक गंभीर रहने लगे थे। सब कुछ बदला बदला सा नज़र आने लगा था। बस एक ही चीज़ नहीं बदली थी, माँ मुझे नियमित रूप से कहानियाँ सुनाना नहीं भूलती। उनकी जादुई उंगलियाँ मेरे बालों में फिरते ही मैं गहरी नींद में सो जाती। दीपावली करीब आ रही थी तो माँ को इस हाल में देखकर मैं अधीर हो गई थी। मेरे लिए नए कपड़े तो बनाओगी ना माँ? मैंने धीमे से माँ के कान में फुसफुसा कर पूछा। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे कपड़े मैं खुद अपने हाथों से सिल कर बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इस बार गुड़िया के कपड़े मशहूर मॉडर्न टेलर बनाएगा। माँ की बात सुनकर पापा ने उन्हें टोका था, पर माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। पापा के घर में मौजूद नहीं रहने पर माँ उनसे छुप छुप कर मेरे लिए अपने हाथों से कपड़े तैयार करने में लग जाती। मेरे लिए नए कपड़े का नाप लेकर टेलर गया था। माँ के मनुहार करने के बाद भी पापा ने मेरी ड्रेस तैयार करने के लिए नए कपड़े खरीद कर नहीं दिए थे। तब मुझे पापा पर बहुत गुस्सा भी आया था। मैं बहुत निराश भी हो गई थी। तब माँ ने बिमला काकी की मदद से अपनी लाल गोटेदार चुनरी साड़ी बक्से से बाहर निकाली। तुम मेरे लिए इस सुंदर सी साड़ी का ड्रेस बनाओगी? मैंने चहकते हुए कहा तो माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गई थी कि माँ ने मुझे क्यों चुप रहने का इशारा किया था। पापा के सो जाने के बाद माँ रातों को देर तक जागती रहती और उनकी उंगलियां मेरे कपड़ों तैयार करने में लग जाती। मैं भी खुश होकर माँ को कपड़े सिलते देखती रहती थी। सो जा मेरी गुड़िया रानी, तुझे सुबह स्कूल भी जाना है। माँ मुझसे कहती तो मैं भी उनसे कहती, माँ मुझे अब स्कूल जाने का मन नहीं होता। ऐसा क्यों मेरी गुड़िया? माँ ने सहम कर मुझसे पूछा था। अब तू जो मुझे अपने हाथों से तैयार नहीं करती। मेरे इतना कहते ही माँ की आंखें छलक आई। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी मेरी लाडो, फिर तुम्हें अपने हाथों से सजा कर स्कूल भेजूंगी। पक्का वाला प्रॉमिस करो माँ। मेरे हाथों को चूमकर माँ ने मुझे आश्वस्त किया था। मैं तो तुम्हारे हाथों के बने कपड़े ही इस दिवाली पर पहनूंगी माँ, और हाँ, तुमसे लाल रिबन भी अपने बालों में लगवाऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया, माँ ने अपने रुलाई दबाकर कहा था। मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि माँ अपनी कैंसर की बीमारी से दिन प्रतिदिन मौत के करीब जाती जा रही थी। गुड़िया की माँ अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? कमरे की बत्ती जलते देख उस दिन पापा ने माँ को टोका और कमरे में चले आए थे। माँ ने हड़बड़ाकर मेरे फ्रॉक को छुपाना चाहा, पर कामयाब ना हो सकी। पापा ने माँ की चोरी पकड़ ली थी और सूनी आंखों से माँ को निहार रहे थे। माँ नजरें नीची किए चुपचाप बैठी थी। आखिरकार तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। मेरी ड्रेस लगभग सिलकर तैयार थी। पापा अपना सिर पकड़े वहीं कुर्सी पर धम से बैठ गए थे। तुम भी इसे मनमानी करने में सहयोग कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने तुम्हारी मालकिन को पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह दी है। उस दिन बिमला काकी पर पापा का गुस्सा फूट पड़ा था। वे माँ की देखभाल के लिए उनके कमरे में ही सोती थी। उन्हें तो माँ ने अपने भावनाओं के बंधन से बांध रखा था। खुद एक माँ होकर वे एक माँ से अपने बच्चे को प्यार करने का हक भला कैसे छीन पाती। आप जाकर सो जाइए, बच्चों को भी स्कूल जाना है और आपको ऑफिस भी जाना है। और मैं बस सोने ही जा रही थी। उस रात माँ के कहने का पापा पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही वे बिमला काकी पर विश्वास कर पाए थे। उस रात पापा उठकर हॉल में भैया के पास सोने भी नहीं गए थे। बिमला काकी भी माँ के सिरहाने बैठी थी। मैं धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई थी। अचानक कमरे में शोरगुल से मेरी नींद खुली। डॉक्टर आला लगाकर माँ का परीक्षण कर रहे थे।
दादी और भैया भी माँ को कमरे में घेरे खड़े थे। डॉक्टर की चुप्पी ने माँ के ना होने का एहसास कराया। पापा मुझे गोद में उठाकर जोर जोर से रोने लगे थे। भैया और दादी भी फफक कर रो पड़े थे। आज मेरे सब्र का बांध टूट गया था। पापा ने माँ के शरीर को जोर से हिलाने डुलाने के लिए मना किया था, पर आज मैं माँ के स्थिर पड़े शरीर को पागलों की तरह हिलाकर जगाने का असफल प्रयास कर रही थी। सुबह माँ को सजा धजा कर ले जाया जा रहा था। लोग मुझे उन्हें अंतिम प्रणाम के लिए कहा, पर मैं बस एक ही रट लगाए हुए थी, माँ को मत जाने दो ना, इन्हें कोई रोक लो ना। मैं अब उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। पर लोगों के करुण रुदन में मुझ बच्ची के मन की आवाज़ कहीं दब सी गई। माँ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी थी। मेरी लाल ड्रेस माँ ने दीपावली पर पहनने के लिए सिल कर तैयार कर दी थी, पर दीपावली तो क्या, मैं कभी भी उस फ्रॉक को पहन नहीं पाई। माँ जो नहीं थी मुझे लाल रिबन लगाकर तैयार करने के लिए। मैंने बस माँ की उस आखिरी निशानी को अपने हृदय में सहेज कर रख लिया। जब भी माँ की याद सताती तो उस ड्रेस को अपने सीने में भींच लेती। माँ तो नहीं मिलती, पर उसकी प्यार भरी गर्माहट रूह को जरूर सुकून देती थी। बहुत परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकती हो। अपने पति की बातों से मैं वर्तमान में लौटी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए उनसे कहा। ये तुम्हारे हाथों में किसके पुराने कपड़े हैं? पतिदेव ने पूछा तो मैं फिर से भावुक हो गई। अरे भाई, तुम रोने क्यों लग गई? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। मैं समझ सकता हूं कि नई जगह में खुद को एडजस्ट करने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। बस मुझे अपना दोस्त ही समझकर कुछ बताना चाहो तो बता सकती हो। सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, पर आज नहीं। मेरे होठ सिर्फ फड़क कर रह गए। मैंने जतन से उस लाल फ्रॉक को अपने इस नए घर में खुद के साथ सहेज कर रख लिया। धीरे धीरे मैंने अपने पति से उस फ्रॉक से जुड़ी मेरी अविस्मरणीय यादें साझा की। उन्होंने एक दोस्त की तरह मेरी भावनाओं की कद्र की। इतने सालों बाद मेरा वह लाल ड्रेस जगह जगह से उधड़ने लगा है, पर मेरी यादों के पैबंद में वह सदा महफूज है। सच दोस्तों, माँ नाम है एक सुकून का, मीठी छाँव का। वह पास रहे या दूर हमें संबल ही प्रदान करती है। औरों को क्या पता कि ये मेरे पुराने कपड़े मेरे लिए कितने कीमती हैं, वो तो बस देखकर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की ये माँ बेटी की प्यार भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।